गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माय नेम इज युवराज सेंगर। तो आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस के बारे में। तो फिजिक्स हमारे राजदीप सर पढ़ाएंगे आप लोगों को। हम आपकी दो सब्जेक्ट कवर कराएंगे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कवर कराएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट साइंस के सिलेबस के बारे में। तो फिजिक्स का जो सिलेबस है वो आपका राजदीप सर कंप्लीट कराएंगे आप लोगों को, और जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी है वो हम आपको कंप्लीट कराएंगे। तो हम देखते हैं कि सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम तो देखो हमारे सभी प्रिय छात्र छात्राएं, क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस और ये हम बता रहे हैं यूपी बोर्ड वाले बच्चों को, जो यूपी बोर्ड में है, यूपी बोर्ड वाले बच्चों को बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। इसके बाद चर्चा करेंगे बायोलॉजी का सिलेबस क्या है। तब हम आपको टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कवर कराएंगे, बताएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं आपके पेपरों में, उनको कराएंगे। तो हम देखते हैं। तो जो आपकी केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान को हम अंग्रेजी में बोलते हैं केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान को हम अंग्रेजी में बोलते हैं केमिस्ट्री। तो जो आपकी केमिस्ट्री है ये यूपी बोर्ड में आएगी। आपकी जो केमिस्ट्री है ये आपकी आएगी, केमिस्ट्री आने वाली है आपकी 20 नंबर की, 20 नंबर की आपकी केमिस्ट्री आती है। ठीक है, तो जो केमिस्ट्री है आपकी यूपी बोर्ड में आएगी 20 नंबर की, और इसमें आप लोग इसमें पढ़ेंगे 4 चैप्टर। तो कौन कौन से चैप्टर आप पढ़ेंगे ये समझ लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट है, जो आपका पहला चैप्टर है, उसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। कहते हैं अंग्रेजी में। और दूसरा आपका चैप्टर है, चैप्टर सेकंड है आपका सेकंड चैप्टर आपका है अम्ल क्षार तथा लवण। अम्ल क्षार तथा लवण, तो इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं अम्ल क्षार को एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। तीसरा आपका चैप्टर है, थर्ड आपका चैप्टर है आपका तीसरा चैप्टर है आपका धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु है, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं धातु को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अधातु को हम अंग्रेजी में नॉन मेटल्स कहते हैं। अब अगला आपका चैप्टर आपका चौथा है, ये आपका आएगा, चौथा चैप्टर है कार्बनिक यौगिक।
कार्बनिक यौगिक को हम बोलते हैं अंग्रेजी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम देखते हैं, ये आपका था केमिस्ट्री का सिलेबस। दोबारा से हम समझ लेते हैं कि जो यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के हमारे जो छात्र हैं उसका आज हम चर्चा कर रहे हैं विज्ञान विषय के बारे में। तो जो रसायन विज्ञान है इसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। ये आपकी आएगी 20 नंबर की थ्योरी। आप लोगों को पता होगा कि जो ऑप्शनल आते हैं, ठीक है, ऑप्शनल आते हैं वो आप लोग करोगे, लेकिन जो थ्योरी की बात कर रहे हैं, जो आपका 70 नंबर का पेपर है, 70 नंबर के पेपर में आपकी केमिस्ट्री आती है 20 नंबर की, ठीक है। तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो आपका चैप्टर फर्स्ट है रासायनिक अपक्रियाएं, जिसे हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं अंग्रेजी में। दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार लवण, एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। तीसरा आपका चैप्टर है धातु एवं अधातु, जिसे हम अंग्रेजी में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कहते हैं। और चौथा आपका चैप्टर है कार्बनिक यौगिक, जिसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो आप इन 4 चैप्टरों को पढ़ेंगे। अब इसके आगे हम आपको डिस्कस करेंगे इनके बारे में। अब हम आगे बताते हैं आपके बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। जो बायो का सिलेबस क्या है, आइए देखते हैं हम लोग सभी लोग। तो हमारे प्रिय छात्र छात्राएं, जिन लोगों को पता नहीं है कि हमारे सिलेबस में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तब भी आप अपनी चीजें कर सकते हो। थोड़ी मेहनत, पेपर आने वाले हैं, तो हमें सोच रहे हैं कि सभी लोग अच्छे से अच्छे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाए। तो देखते हैं हम बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। तो बायोलॉजी को हम बोलते हैं जीव विज्ञान। तो जो बायोलॉजी आपकी आएगी, ये आएगी आपकी 25 नंबर की। ये आपके पेपर में आएगी 25 नंबर की, ठीक है। बायोलॉजी आएगी 25 नंबर की। तो अब हम इसको जानते हैं, इसके सिलेबस में क्या है देखते हैं। तो इसका चैप्टर, इसमें आपके 5 चैप्टर आते हैं। बायोलॉजी में आपके 5 चैप्टर हैं। तो चैप्टर जो 1 है, इसमें आपका है जैव जगत। जैव जगत है, ठीक है। तो जो जैव जगत है, ये आपका पहला चैप्टर है, ठीक है। तो आप लोग इस पहले चैप्टर के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो पहला जो आपका चैप्टर है जैव जगत। सेकंड चैप्टर है चैप्टर सेकंड है आपका जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है। तो जो आपका पहला चैप्टर है फर्स्ट जैव जगत, इसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं अंग्रेजी में। और दूसरा आपका चैप्टर है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। अगला है आपका तीसरा चैप्टर है प्रजनन या जनन एक ही होता है, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जनन या प्रजनन को हम अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अगला आपका चैप्टर है, तो इसमें हम जनन के बारे में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है आपका चौथा चैप्टर है आपका आनुवंशिकता। और जो पांचवा आपका चैप्टर है
पांचवा जो आपका चैप्टर है ये है पांचवा, ये आपका पर्यावरण से संबंधित है। हमारा ये जो है हमारा पर्यावरण, अवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण, एक ही जो कि इंक्लूड है आपका बायोलॉजी के सिलेबस में, तो पर्यावरण का है लेकिन ये बायोलॉजी से संबंधित है। तो इसमें आपका चैप्टर, तो आप बायोलॉजी में 5 चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये चीजें हमने आपको बताई, दोबारा समझ लो कि जो आपका बायोलॉजी को हम जीव विज्ञान कहते हैं 25 नंबर की आएगी, ठीक है। तो पहला चैप्टर आपका जैव जगत है, पहला चैप्टर आपका जैव जगत है, सेकंड है आपका जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, तीसरा आप पढ़ेंगे प्रजनन, चौथा आनुवंशिकता और पांचवा हमारा पर्यावरण। तो ये जो आपके 5 चैप्टर हैं इनके बारे में आप पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री जो है आपकी 20 नंबर की आएगी पेपर में, बायोलॉजी आपकी 25 नंबर की आएगी और जो फिजिक्स है वो भी आपकी आएगी 25 नंबर की। तो फिजिक्स के बारे में हमारे राजदीप सर आपको बताएंगे कि जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आपसे बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी के पहले चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो बायोलॉजी के बारे में करेंगे डिस्कस, इसके बाद हम केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजी के बारे में जानते हैं कि बायोलॉजी क्या है, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है आपका, हम फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। वो हम आपको पता होगा कि बता दें आपकी जानकारी के लिए कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी को हम जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी जो शब्द है, हम सभी लोग डिस्कस करेंगे। तो ये समझ लो कि जो हमारी बायोलॉजी है, बायोलॉजी को समझते हैं। तो बायो को देखें हम लोग कि बायोलॉजी के बारे में हम कुछ बेसिक आपको बता देते हैं कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी को हम जीव विज्ञान कहते हैं। जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी जो शब्द है इसका बायोलॉजी शब्द बायोस प्लस लोगोस से मिलकर बना है। बायोस का मतलब होता है ऑल लिविंग्स, ऑल लिविंग्स का मतलब है सभी जीव या सभी जीवधारी, और लोगोस का मतलब है टू स्टडी। तो समझ लो आप लोग, स्टडी ऑफ ऑल लिविंग्स कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है। तो जो जीवधारियों के अध्ययन को हम जंतु विज्ञान कहते हैं। तो बायोलॉजी के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। तो इसके बाद अब हम पहला चैप्टर डिस्कस करते हैं, पहला चैप्टर डिस्कस करते हैं। तो पहला आपका चैप्टर है जैव जगत। तो जैव जगत के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने से पहले हम आपको एक मोटिवेशनल थॉट सुनाते हैं कि जो आपको हम इसलिए सुना देते हैं बीच में कि आप लोग बोर ना हो, आपको कुछ नई चीजें रहें, थोड़ा आप एनर्जेटिक रहें। तो ये चीजें हम आपको सुना देते हैं इसलिए कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो ये मोटिवेशनल थॉट है कि भाई कि ना कोई बात ना कोई मुलाकात, ना कोई बात ना कोई मुलाकात, ना कोई रिश्ता ना कोई समझौता, ना कोई रिश्ता ना कोई समझौता, फिर भी हम करते हैं कि उनकी बंदगी, फिर भी हम करते हैं कि उनकी बंदगी, और ऐसे ही लोगों से मिला देती है जिंदगी, ऐसे ही लोगों से मिला देती है जिंदगी। तो ये आपका मोटिवेशनल थॉट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। अपने पहले चैप्टर को देखते हैं। पहला चैप्टर है आपका जैव जगत। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि इस वाले चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखते हैं पहले चैप्टर के बारे में कि पहला चैप्टर क्या है। पहला चैप्टर देखते हैं। तो पहला चैप्टर देखें कि जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, जो चैप्टर फर्स्ट है जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम जिसे हम अंग्रेजी में लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो जैव प्रक्रम की सबसे पहले हम परिभाषा जानते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है।
ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्या होती है। तो इसकी जो परिभाषा है, वे सभी प्रक्रम जो सामूहिक रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जो जीवन की क्रियाएं होती हैं, जो प्रोसेस चलती है, वो आपका जैव प्रक्रम है। वे सभी प्रक्रम जो सामूहिक रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो इसमें आप पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम में आप पोषण पढ़ेंगे, पोषण के बारे में। पोषण को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? पोषण, पोषण को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, पोषण को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, पोषण क्या होता है कि हम जो चीज खाते हैं, जिससे जो हम खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, उस ऊर्जा का यूज हम दैनिक जीवन में करते हैं, चलने में, फिरने में, भागने में, कूदने में, खेलने में। ठीक है, तो जो पोषण है, वे पदार्थ जो हमें ऊर्जा देते हैं वो आपका क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? पोषण कहलाता है। आप लोग अच्छे से समझो कि वे पदार्थ जिससे हमें क्या मिलता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब पोषण जो है, पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण जो है ये दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है आपका स्वपोषी पोषण। तो पहला है आपका स्वपोषी पोषण। अब इसको समझते हैं, स्वपोषी पोषण क्या होता है? वह पोषण जो पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो प्रक्रिया आपकी कहलाती है स्वपोषी पोषण कहलाती है। मतलब ऐसा पोषण जो जीव अपने आप बनाता है, उससे भोजन प्राप्त करता है, वो आपका स्वपोषी पोषण कहलाता है। अब स्वपोषी पोषण कौन करता है? ये आपके करते हैं जितने भी आपके हरे पेड़ पौधे हैं, सभी हरे पेड़ पौधे। तो स्वपोषी पोषण जो है सभी हरे पेड़ पौधे करते हैं। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अब भोजन कहाँ बनता है? भोजन बनता है, भोजन निर्माण की क्रिया होती है पत्तियों में। जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, उनमें भोजन का निर्माण होता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक क्रिया है, इसमें हम यही समझते हैं वो हरित लवक के ग्रीना भाग में होती है। जो पत्तियां होती हैं उसका रंग जो हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। अब क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक आपका वर्णक है, पिगमेंट है। और पत्तियों में क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक का एक पिगमेंट है, एक वर्णक है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इसी की वजह से पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो स्वपोषी पोषण विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो हमने इसको बताया, ये आपका स्वपोषी पोषण है। और दूसरा आपका होता है, सेकंड है विषमपोषी पोषण। सेकंड है आपका विषमपोषी पोषण या परपोषी पोषण। इसे हम परपोषी पोषण कहते हैं। तो ये किसमें होता है? ये आपका होता है जंतुओं में। ये जो परपोषी पोषण है या विषमपोषी पोषण है, इसे ये किसमें होता है? ये जंतुओं में होता है। अब एक बात समझ लो आप लोग कि जो आपका
परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण है, इसमें क्या होता है, हमें डिपेंड रहना पड़ता है किस पर, हमें निर्भर रहना पड़ता है उत्पादकों पर, जो उत्पादक हैं उस पर हमें निर्भर रहना पड़ता है। तो देखो कि जैसे ये समझ लो कि जैसे आपका आलू है, चावल है, गेहूं है, ये हम उगा सकते हैं लेकिन ये बना नहीं सकते, इसका निर्माण नहीं कर सकते हैं कि हम सोचें कि हम आलू बना दें, एक झटके में हम चावल बना दें या कुछ भी बना दें, जो आपकी सब्जी बना दें, इन्हें हम उगा सकते हैं। तो आपका जो विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण के लिए हमें उत्पादकों पर निर्भर रहना पड़ता है। जो उत्पादक है, जितने भी आपके उत्पादक हैं वो हैं सभी हरे पेड़ पौधे आपके उत्पादक हैं। तो ये आपकी बात हुई पोषण के बारे में। पोषण हमने आपको बताया, पोषण 2 प्रकार का होता है। अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं, हमने पोषण के बारे में चर्चा कर दी, अब हम चर्चा करते हैं श्वसन के बारे में। श्वसन, श्वसन, श्वसन जो है, श्वसन के बारे में हम चर्चा करते हैं। श्वसन क्या है, तो श्वसन को हम अंग्रेजी में रेस्पिरेशन कहते हैं। कि श्वसन क्या होता है, हम जो सांस लेते हैं वो सांस लेने की क्रिया आपकी क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। ठीक है, अब श्वसन कितने प्रकार का होता है तो हम इसको लिख भी देते हैं कि श्वसन क्या होती है, सांस लेने की जो क्रिया होती है, सांस लेने व छोड़ने की क्रिया श्वसन कहलाती है। सांस लेने व छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। अब श्वसन को हम अंग्रेजी में रेस्पिरेशन कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडल से वायुमंडल से हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं। अब एक समझ लो, वायुमंडल के बारे में कुछ बता दें कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल में सबसे सर्वाधिक गैस आपकी कौन सी है, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस आपकी है नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा है 78%। इसका फॉर्मूला है N2। नाइट्रोजन गैस को हम N2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है 21% और ये 78% और 21%, जो 78% और ऑक्सीजन मिलके हुई 99%, और जो आपकी 1% में आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो एक कुछ मात्रा में है। ठीक है, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और CO2 गैस छोड़ देते हैं। तो ऑक्सीजन ग्रहण करना और CO2 को छोड़ना, ये आपका क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। अब श्वसन कितने प्रकार का होता है, अब श्वसन को समझ लो। श्वसन के प्रकार, श्वसन जो है, श्वसन के प्रकार, श्वसन 2 प्रकार का होता है। श्वसन जो है 2 प्रकार का होता है। अब इसको आप समझ लो कौन कौन सा, एक आपका होता है ऑक्सी श्वसन और एक अनॉक्सी श्वसन। कौन सा होता है, एक पहला है आपका ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की O2 की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो समझ लो कि ऑक्सी श्वसन में
ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसमें हम लोग कौन सा श्वसन करते हैं? ऑक्सी श्वसन करते हैं। हम लोग जो है वो ऑक्सी श्वसन करते हैं, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन हम लेते हैं और CO2 छोड़ देते हैं। और अनोक्सी श्वसन में दूसरा आपका होता है अनोक्सी श्वसन। तो अनोक्सी श्वसन में O2 की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो अनोक्सी श्वसन कौन करता है? ये जितने भी पेड़ पौधे हैं सब अनोक्सी श्वसन करते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं सब अनोक्सी श्वसन करते हैं। तो हमने आपको श्वसन बता दिया, ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं परिवहन के बारे में। परिवहन क्या होता है? परिवहन के बारे में जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। देखते हैं परिवहन। परिवहन परिवहन को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अब परिवहन कैसे होता है? परिवहन जो होता है हमारे शरीर में जितने भी पोषक तत्व हैं ये परिवहन के माध्यम से ही पूरे शरीर में जाते हैं। परिवहन जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। अब ये किसके माध्यम से होने वाली क्रिया है? ये है खून के माध्यम से होने वाली क्रिया है। तो ब्लड सर्कुलेशन जब आपका होता है तो उसी के माध्यम से जो पोषक पदार्थों का परिवहन पूरी बॉडी में होता है, ठीक है। तो परिवहन है, परिवहन को हमने बता दिया, ठीक है। परिवहन कैसे होता है हमारे शरीर में। अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं उत्सर्जन के बारे में। अगला है आपका उत्सर्जन। उत्सर्जन को हम अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सक्रिएशन। उत्सर्जन की परिभाषा जान लो, क्या होता है उत्सर्जन? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। अब उत्सर्जन में हम क्या बाहर निकालते हैं? हम मूत्र बाहर करते हैं, टॉयलेट बोलते जिसे हम, और मल को बाहर निकालते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों को, जैसे आपका पसीना है ये भी अपशिष्ट पदार्थ है, तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्रिएशन कहते हैं। अब उत्सर्जन किससे होता है? ये आपका होता है, उत्सर्जन होता है वृक्क से। वृक्क को हम अंग्रेजी में किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं, ठीक है। तो किडनी जो है, किडनी को ही हम वृक्क कहते हैं या इसे हम गुर्दा भी कहते हैं। अब ये समझ लो ये कैसी होती है। किडनी जो होती है सेम के बीज के आकार की होती है। इनकी संख्या होती है 2। अगर एक किडनी खराब भी हो जाती है तो दूसरी किडनी से काम चल जाता है। ये क्या करती है? किडनी का काम है ये रक्त को फिल्टर करती है। रक्त को फिल्टर करके, और ये क्या करती है? रक्त को फिल्टर कर देती हैं, और रक्त को फिल्टर करने के बाद उसमें छानती हैं। जो रक्त का फिल्टर होता है तो किडनी 3 क्रियाओं द्वारा मूत्र निर्माण करती है, ठीक है। किडनी जो है 3 प्रकार की, 3 चरणों में मूत्र निर्माण होता है। पहले क्रिया होती है आपकी निस्यंदन होती है, सेकंड क्रिया होती है परानिस्यंदन, और इसके बाद होती है पुनर्वशोषण। मतलब इसमें निस्यंदन में पहली बार खून को छाना जाता है नेफ्रॉन्स के माध्यम से। जो नेफ्रॉन्स पाई जाती है किडनी में, उनकी छोटी छन्नियों के आकार की संरचनाएं होती हैं। तो नेफ्रॉन्स पहली बार छाना जाता है रक्त, इसके बाद उसे हम निस्यंदन कहते हैं। दूसरी बार छाना जाता
उसे हम परानिस्यंदन कहते हैं। और तीसरी बार में पुनर्वशोषण में क्या होता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ मूत्र वाहिनी के माध्यम से किसमें आ जाते हैं, मूत्राशय में आ जाते हैं, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और जो इसके अलावा और जो सही पदार्थ होते हैं वो वापस खून में भेज दिए जाते हैं। तो सर्जन जो होता है वो किडनी के माध्यम से होता है। किडनी जो होती है सेम के बीच के आकार की होती है। अगर एक किडनी खराब हो जाती है तो दूसरे से काम चल जाता है। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया उत्सर्जन के बारे में। ऐसे ही हम क्या करते हैं, जब एक बात और बता दें कि इसमें जब किसी व्यक्ति की दोनों किडनी खराब हो जाती हैं तो उसका डायलिसिस होता है। डायलिसिस के द्वारा उसमें अपोहन क्रिया होती है, उसमें रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। अब हम टॉयलेट के बारे में जान लो। जो मूत्र है, मूत्र का जो पीला रंग होता है, मूत्र का पीला रंग क्यों होता है? ये होता है मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक की वजह से। तो मूत्र का जो पीला रंग है वो यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो टॉयलेट है, ठीक है, इसके बारे में, इसका पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण है। ठीक है, तो जो पीला रंग जो है यूरोक्रोम वर्णक के कारण है। तो यूरिया, हम लोग क्या करते हैं टॉयलेट में, यूरिया का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होता है? यूरिया का। अब यूरिया का क्या है फॉर्मूला? यूरिया ये प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला कार्बनिक पदार्थ है, जिसे किसने? व्हीलर ने बनाया था। एक जे बर्जीलियस थे, उन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि हम कार्बनिक पदार्थ से ही अकार्बनिक पदार्थ बना सकते हैं। वो कार्बनिक पदार्थ से ही कार्बनिक पदार्थ बना सकते हैं, अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ नहीं बना सकते हैं। तो उनका एक शिष्य था व्हीलर ने क्या किया था? यूरिया को बना दिया था। व्हीलर ने क्या किया था कि अमोनियम साइनेट को गर्म कर दिया था, NH4CNO को उसने गर्म कर दिया था और आपका क्या बन गया था? यूरिया बन गया था। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ये यूरिया है और ये है अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट, ठीक है। तो अमोनियम साइनेट को उन्होंने गर्म कर दिया था, यूरिया बना दिया था। तो सर्वप्रथम ये अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ बना था, सर्वप्रथम यूरिया। ठीक है, ये बात आ गई। तो टॉयलेट में यूरिया का उत्सर्जन होता है। ठीक है, क्योंकि जो टॉयलेट होती है, टॉयलेट में जो मूत्र है, मूत्र का जो संगठन है, मूत्र में क्या क्या होता है? 95% जल की मात्रा होती है। 95% जल होता है, जल है। 2.5% यूरिया और 2.5 और 2.5 में अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि जो टॉयलेट में 95% जल की मात्रा होती है, 2.5% यूरिया होती है और 2.5% अन्य कार्बनिक पदार्थ सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया उत्सर्जन के बारे में। तो जो उत्सर्जन है, तो आपका इसके अलावा आपका आता है ये जो आपका जैव जगत में, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हमने चर्चा की
इन क्वेश्चनों के बारे में। अब इसके अलावा आपके जो चैप्टर हैं उसमें हम चर्चा करेंगे और अन्य क्वेश्चनों के बारे में। तो सभी लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें।